अनिल सर, ये जो दो बातों पर चाहूंगा कि जो ये इनकी रणनीति रही, ये उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और जो चाणक्य कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी, फ्लोर मैनेजमेंट में कहां आके खड़े हुए। ठीक है, हम नंबर गेम की बात कर रहे हैं, कुछ देर बाद नतीजा घोषित हो जाएगा। अपने पे दावे रहे हैं, पूरे दिन हम देखते रहे कि चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो, उसके अपने दावे थे, उधर जो एनडीए अपने दावे कर रही थी, लेकिन हम पहली नजर में देखें तो आपको कहां कहां कमियां पेशियां इस बार जो फ्लोर मैनेजर के तौर पर, या जो चाणक्य जो कहते हैं बीजेपी के, कहां वो फेल होते दिखे। एक, और नेपाल में जो कुछ हुआ है, जिस तरह की बगावत है, किस बात का द्योतक है जो बाकी दुनिया के मुल्क हैं, और खासकर चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो क्या कुछ हमारे लिए सबक दोनों में है। टिप्पणी आपकी। ये देखिए, ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसको फ्लोर मैनेजमेंट के रूप में मत देखिए, ये मेरी गुजारिश है। ये है क्या कि इसको देखिए कि ओवरऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है और जो पॉलिटिक्स है उसका उसका उस, उसका उस स्वरूप क्या है और किस तरह से। अब जैसे क्या है कि SRCP जो है, वो जो YSR की पार्टी है, वो क्यों इनके साथ आई, ये एनालाइज करना होगा। हम ये फ्लोर मैनेजमेंट में ना जाए, हमको ये देखना चाहिए कि क्या ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जो भारतीय ये के मतलब जो अभी है। दूसरा है क्या कि वो जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की पॉलिटिक्स, उसका उसको कितना ये बेनिफिट कर रहा है और उसको सच में वो जो समर्थन हासिल किया है उन्होंने, क्या वो जो उनकी नीतियां हैं उसके लिए समर्थन है या इन्होंने जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके लिए। तो ये दोनों को अलग करके देखना चाहिए। उसमें मैं ये देखता हूं कि हालत ये है कि बीजेडी या BRS या अकाली दल, ये जो इलेक्शन से दूर हो गए, हट गए। अकाली दल इनका ऑलरेडी एनडीए का पार्टनर रहा है, बीजेडी भी एक तरह का पार्टनर है। आज अश्विनी वैष्णव जैसे लोग जो है वो उनके ही द्वारा राज्यसभा भेजे गए और एक तरह से क्लोज पार्टनरशिप में वो चलने वाली पार्टी थी, वो इनसे अलग क्यों हो गई। उसके बाद BRS को क्यों अलग है, इसका मतलब ये है कि आज की स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली मतलब किसी मजबूरी की वजह से या किसी फायदे नुकसान की वजह से उनके साथ है, लेकिन इसकी बीजेपी की पॉलिटिक्स के समर्थन में उनके साथ नहीं है। और मतलब तीन पार्टी का तो ये है कि जो उनके साथ रह सकती थी वो पार्टी उनसे अलग है। इसका मतलब कि मोदी ब्रांड और बीजेपी की पॉलिटिक्स अपने जो सबसे क्या कहते हैं बुरी स्थिति में है और उसका एक डाउन स्लाइड जो है वो दिख रहा है। तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट के नंबर उनके पक्ष में है, ज्यादा संभावना है वही जीतेंगे, लेकिन ये मामला है। दूसरा है क्या कि क्या YSRCP TDP ये दोनों जो है बीजेपी की या मतलब की नीतियों की वजह से या मोदी जी की छवि की वजह से साथ है, कहता ही नहीं। वो बार्गेन कर रहे हैं, क्या कहते हैं TDP वाले, YSRCP उनके पर ED और ये सब इतने मुकदमे और इनका है कि वो डर के मारे इनके साथ है। तो आधा जो एनडीए है उसका जो क्या कहते हैं गोंद है, जो उसको जोड़ने वाली, जो एक दूसरे से ये करने वाली, चिपकाने वाली वो चीज जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक क्या कहते हैं समझिए कि बेईमानी से भरा हुआ है। अब है क्या कि अगर उसके बावजूद मतलब इतने डर और इतने इसके बावजूद अगर लोग कुछ भी अगर इनका खिसकता है तो उसमें कुछ फर्क नहीं है। कई गोदी मीडिया में ये चैनल में ये बहस चला रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन टूट रहा है, इसके लोग उसमें जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर गए तो इसका मतलब है कि किसी को ईडी से धमकाया गया है, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपका ब्रांड नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स नहीं है। अगर ऐसे में अगर कोई टूट कर जा रहा है, इसका मतलब उसको आपने खरीदा है, बेईमानी की है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा जो एनडीए का जो ये पूरा ये जो उपराष्ट्रपति की पॉलिटिक्स है वो धनखड़ के इस्तीफे के बाद से 1 इंच भी उसको ये उसमें भरपाई नहीं कर पाए हैं। जो डेंट लगा है, जो इनकी इमेज को, इनकी पॉलिटिक्स को, ये चुनाव जो है उसको भर सकते थे
अगर ये कुछ जैसे कि अगर ये लोगों को बुलाते, एक कंसेंसस पैदा करते, इवन एनडीए में कंसेंसस पैदा करते, वो नहीं किया उन्होंने। बकायदा प्रचार करते रहे कि कोई आरएसएस का आदमी बनेगा और उसको बनाया। तो वो आरएसएस के समर्थन में लोग नहीं आए हैं, जो एनडीए के लोग हैं वो किसी फायदे नुकसान की वजह से आए हैं या किसी दबाव में आए हैं। ये जो है कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है, इनको इन द लॉन्ग रन कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये तो ये बात है। अब है क्या कि नेपाल के बारे में जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये आप देख ही रहे हैं कि पीएम क्या कहते हैं, फॉर्मर पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस्तीफा वगैरह तो जो हो गया, सबको दौड़ाया है, पीटा है, घर जला दिए। बांग्लादेश से ज्यादा हुआ। बांग्लादेश में ज्यादातर गुस्सा ये क्या कहते हैं सिर्फ अवामी लीग के नेताओं पर और हसीना पर, शेख हसीना पे था। यहाँ ऑल द मोस्ट ऑफ द पार्टीज, जो भी पार्टीज थे, सबको उन्होंने रिजेक्ट किया है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जिसको कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और लोग उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये जो बात है, इससे हिंदुस्तान के लोगों में सबक लेना चाहिए, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को। उस सिस्टम में मैं कहूंगा विपक्ष भी शामिल है, क्योंकि आपने देखा कि वहां नेपाली कांग्रेस के नेताओं को, उनके पूर्व प्रधानमंत्रियों को, जिनका कोई ये मतलब कुछ नहीं था, उनको ऑल पार्टीज मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं बचा उस लपेटे में। इसका मतलब अगर कोलेब्रेशन कर रहे हैं आप, अगर सिस्टम के साथ बेईमान, और मेन इशू क्या है, करप्शन। ये तो चला रहा है सोशल मीडिया तो माध्यम है। गुस्सा है करप्शन को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जो समस्याएं हैं, और यूथ वहां का पूरा आ गया है। एक तरह का उनका मोह भंग हो गया है पूरी पॉलिटिक्स से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ के जो बीजेडी, ये जो 3 पार्टी का नाम ले रहे थे, या क्या कहते हैं शिवसेना, जेडीयू, इवन जो मतलब जो पार्टी नहीं उनका सवाल उठा रही हैं और इधर उधर देख रही, जैसे टीडीपी उनके साथ है, उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम आप रहेंगे तो भले ही भारत में उस तरह का, जिस तरह से एनार्की वहां है वह नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं, एक तरह का समझिए कि विरासत है, एक परंपरा है राजनीतिक जो विरोध है उसकी अभिव्यक्ति का, जैसे राहुल गांधी ने इस बार एसआईआर के खिलाफ किया। सबसे ज्यादा सबक लेने की जरूरत है संस्थाओं को, जो इंस्टीट्यूशंस है, इसमें मैं कहूंगा इंक्लूडिंग जुडिशियरी और जितने एजेंसीज हैं, उनको समझना चाहिए अंत में पावर जो है जनता के हाथ में है। आप अगर इधर उधर झांक रहे हैं, आप जिस तरह से बहाली कर रहे हैं, क्या कहते हैं जजों की, ये क्या कहते हैं यहाँ इलेक्शन करवा रहे हैं जिस तरह से, ये आपको सावधान हो जाना चाहिए। जब लोकतंत्र है या नहीं, देख लीजिए वहां पर कम्युनिस्ट मूवमेंट ये का था, वहां कोई लोकतांत्रिक पार्टी भी नहीं थी, एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स था, उसको भी उखाड़ फेंका उन्होंने। ये रसिया टाइप का हो गया। मतलब कि आप सेना और इससे नहीं कर सकते, रोक सकते, या ऑर्गेनाइज, अगर आरएसएस या बीजेपी को लग रहा है कि हमारा कैडर इसको रोक लेगा तो वो नहीं रोकेगा। विपक्ष को भी इसका लेना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि राहुल गांधी छोड़ करके कोई ये जो है बाकी विपक्ष है साथ में, लेकिन वो जो चाहिए दृष्टि या वो जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं दिखा रहा है। ये उनको काउंटर प्रोडक्टिव होगा। कल को लोग ऐसे जो जमे हुए नेता हैं उनको घर से भले ना निकालें, आगजनी भले ना हो, लेकिन उनके पुतले जरूर फूकेंगे, उनके घर भले फूके ना फूके। निश्चित बिल्कुल सही आपने व्याख्या की है। देखिए सर, ये जो हम देख रहे थे दृश्य, जो हम पंजाब का देख रहे थे, कि आप उन्हीं वो बंद कमरों में बात, गिने हुए चुने हुए लोगों से बात, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए आक्रोश यही है कि आप जब उत्तराखंड में होता है, दूसरा इंजन होता है, तो आपका खजाने का मुंह खुल जाता है। और यहाँ जैसा भी राजू जी कह रहे थे, 22 दिन बाद उनका वहां पहुंचना, फिर 22 दिन बाद पहुंचने के बाद वो कहाँ गए हैं? वो शायद मुझे लगता है, जो मैं कश्मीर की बात कर रहा था, कश्मीर में जैसी परिस्थितियां अमित शाह साहब को देखनी पड़ी, वो भय था शायद।
और ठीक है, और फिर इसमें ये राजनीति कब तक और क्यों? जो वो पंजाब जो हमारा सबसे बड़ा अन्न उत्पादन का जो एक सूबा है, राज्य है, देश का बहुत सारा जो एक वहां से पूर्ति होती है, फिर भी आप नहीं ये करते, और आप प्रधानमंत्री आखिर हैं क्या? हम बार बार कहते हैं कि आप सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, या आप बहुत सीमित जो आपके जहां आपकी दूसरा इंजन है वहीं तक के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रतिक्रिया आपकी सर। नहीं नहीं, देखिए, लेकिन ये जो दृश्य आप बता रहे हैं को इसमें मतलब ये लगातार है, ऐसा ही है। अब अभी बिहार में मान लिया एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, और भी कई इशू उठे उस आंदोलन, वोट चोरी आंदोलन के समय में। अब उसको आप क्या कहते हैं, माँ को गाली और पिंडदान के जरिए उसको ये उसका मुकाबला करना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है ये कितना डेंजरस है वो देख लीजिए ना आसपास में। लेकिन वहां एक दूसरी बात मैं आपको दो तीन चीज चाहता हूं कि अलग से समझना चाहिए हमको। हम जो है एक यहाँ पर जो साउथ एशिया जिसको आप बोलते हैं, उसमें हम एक सबसे बड़े मुल्क हैं और सबसे बड़ी विरासत वाले हैं, इसकी पॉलिटिकल भी फ्रीडम स्ट्रगल का, महात्मा गांधी और धर्म के बहुत परंपरा है जिससे वो लोग जुड़े हुए हैं। अब पहले जितने प्रधानमंत्री हुए नेपाल के, वो सारे प्रधानमंत्री यहाँ पढ़े हुए हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई की है। और एक उनका कनेक्शन होता था, जयप्रकाश नारायण ये क्या कहते हैं नेपाली कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, कोइराला उनके मित्र थे। इसी तरह से यहाँ जितने जो बाकी जो प्रचंड थे वो यहाँ जेएनयू के लोगों के से दोस्त थे। सारा कुछ एक कनेक्शन, इसलिए कि वो एक इंस्पिरेशन के रूप में हमको देखते थे, हम एक प्रेरणा थे, हम समाजवाद के बारे में, साम्यवाद के बारे में सब। अनिल सर, अनुमति तो एक बड़ी जबरदस्त सूचना है नेपाल से, ये जिसपे कहीं हम बात उस पर भी करते रहे कि पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया, उनकी मौत हो गई। ये सूचना आ रही है नेपाल से। हाँ, अभी वो मैं देख चुका हूँ। वो अब उनकी मौत मतलब पहले आगजनी हुई, उसमें वो घायल हो गई या बाद में उनकी डेथ हो गई, मतलब उनको पूर्व मंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया। कौन? वो है, वो क्या नाम है उनका, खनाल की पत्नी शायद, खनाल। पता है तो पता, आप करिए, कंटिन्यू करिएगा, मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास है सूचना, मैं बताता हूँ, आप करिएगा जो आप पंजाब और इसका बोल रहे थे। हाँ, तो ये जो है आप वो जो इंस्पिरेशन था, और इसीलिए कि हमारा जो हमारी राजनीति के मूल्य थे वो बड़े खनाल कह रहे हैं, खनाल ही है, खनाल की पत्नी, मैंने खबर देखी है। खनाल उनके घर में आग लगा दी थी, उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार बहुत कम समय के लिए वो थे प्रधानमंत्री। तो ये जो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। अब हम इंस्पिरेशन नहीं है, अब वो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। क्यों? हम लोगों ने ये शुरू किया कि ये क्या कहते हैं, सब जगह गले चिपको वाली और एक ये नेपाल वाला बना लिया क्या? एक मिनट, नेपाल सॉरी, जी आप कंटिन्यू करिए। तो उसके बाद वो जो है आपने अपना ये हर जगह जो है फोटो कर रहे हैं, गले चिपक रहे हैं, इससे नहीं चलती पॉलिटिक्स। और दूसरा क्या कि आप एक इंस्पायरेशन के रूप में अब नहीं रह गए, आपकी ओर कोई देखता नहीं है। अभी आप बोलिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में किसी ने कहा कि भारत जैसा हमको मुल्क बनना है? कोई नहीं बोला। पहले ये बोलता था, नेपाली कांग्रेस जब वहां आंदोलन करती थी तो बोलता था जिस तरह से भारत में लोकतंत्र है वैसा लोकतंत्र हम बहाल करना चाहते हैं। श्रीलंका में भी मेजर डिस्कोर्स यही था कि भारत के तरीके का लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं। अब बर्मा में सोशलिस्ट पार्टी का सारे लोग जो है उनसे संबंध थे और वो लोग सोशलिस्ट समाजवादी समाज बनाना चाहते थे। ये जो इंस्पायरेशनल जो रोल है हमारा वो खत्म हो गया है, हम उसको भी आग दिखाने लगते हैं। नेपाल से बांग्लादेश को घुसपैठिया आ रहे हैं, म्यांमार में भी वो फेंसिंग कर रहे हैं। हम ये कौन सा मुल्क बना रहे हैं? और रोहिंग्या को के पीछे 10 कुछ होंगे, कुछ संख्या में होंगे लोग, उनको निकालो, बांग्लादेशी को निकालो, श्रीलंका के साथ वैसे ही रिश्ते। आपके पास कोई आपके साथ से दुश्मनी, बांग्लादेश में तो बाकायदा एंटी इंडिया फीलिंग चल रही है। तो ये एज ए जो एक सेंटर के रूप में कंट्री था उसको गंवा दिया। एक और पॉइंट मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर आप हैं, ये जरूर बात जानिए, वहां के मीडिया संस्थान को आग लगा दिया है। जो वहां का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान था, 25 मंजिल जो भी हो, 10 मंजिला 5 पे,
उसके आग के दृश्य मैंने देखे हैं। इनको अलर्ट रहने की जरूरत है, यहाँ के मीडिया संस्थानों को। ये सिर्फ सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं, उनकी भी खबरें दिखाया करो। और आप लोग जिस तरह से जूझ रहे हैं, उनको भी बोलिए कि थोड़ा सा रवैया चेंज करें। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पिटाई लगी या कुछ अगर गुस्सा है, हम नहीं इसका समर्थन नहीं कर रहे, और हमको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में इस तरह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो है हम इसको आगाह कर रहे हैं कि कल को आपको ऐसा हो कि आप जाए कैमरा लेकर के, गो बैक के नारे तो लगे हैं सबको ये इसकी चर्चा जरूरी है, ये समझ लीजिए। और ये जो आप तो दिल से दिखा रहे हैं, आपने दिखाया है कि वो पंजाब में बैठे हुए हैं 10 लोगों के साथ में, लेकिन ये मीडिया का इशू नहीं है। वो बैठ करके सब डिबेट कर रहा है क्या कि कैसे इंडिया गठबंधन टूट रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ये लोगों को मैं चाहता नहीं कि कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल करूं, लेकिन इनके नतीजे बहुत बुरे होंगे। और ये लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ करना छोड़ें इनको। आप ये मैं आपकी तरफ से अपील कर रहा हूं। ठीक है।